नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या अब और बढ़ गई है। चमोली, बड़कोट, कोटद्वार में एक एक नया मरीज मिला है। दिल्ली, मुंबई से लौटे लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 98 हो चुकी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड में भी आंकड़ा अब 100 को छूने जा रहा है। हालांकि पड़ोसी राज्यों की अपेक्षा हालात बहुत कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अब आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड में संख्या बढ़ रही है। चमोली, बड़कोट, कोटद्वार में एक एक नया मरीज मिला है और ये लोग दिल्ली और मुंबई से लौटे थे जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 98 हो गई है। तो जो बार बार सवाल उठ रहे थे कि क्या प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद जो संक्रमण का खतरा है वो बढ़ेगा, इस पर मुख्यमंत्री ने भी आशंका व्यक्त की थी कि बिल्कुल बढ़ सकता है और इनकी संख्या 25,000 तक हो सकती है। तो वो तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि आंकड़ा बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी संख्या उत्तराखंड में अब 98 पहुंच गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मामला बढ़ना शुरू हो गया है। मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। 98 तक आंकड़ा पहुंच गया है। चमोली, बड़कोट और कोटद्वार में एक एक नए मरीज सामने आए हैं और उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। चमोली, बड़कोट, कोटद्वार में एक एक नए मरीज मिले हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिनमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ये दिल्ली और मुंबई से लौटे हुए लोग हैं। और रुक करते हैं देहरादून का। संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, जिस बात की आशंका थी वही अब हो रहा है। धीरे धीरे आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं और प्रवासियों में ये बात ज्यादा सामने आ रही है। देखिए अवधेश, आपने सही कहा कि जो आशंका राज्य सरकार की ओर से जताई जा रही थी कि आखिरकार जो लगातार संख्या है उसमें इजाफा होगा, ये अंदेशा राज्य के खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लगाया था कि अब संख्या यहाँ उत्तराखंड में भी बढ़ने वाली है। लिहाजा उसी क्रम में अब लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और पूरे राज्य की अगर संख्या की आंकड़ा बात करें तो 96 की संख्या है और लगातार इस संख्या में इजाफा होने की वजह सिर्फ यही है कि लगातार उत्तराखंड में उत्तराखंडी प्रवासी का आगमन हो रहा है, आवाजाही हो रही है। दूर दराजों से निकलकर अब उत्तराखंड के अलग अलग जनपदों में वो पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि उसकी ही वजह से अब संख्या में इजाफा हो रहा है। चिंता जरूर है अवधेश, और लेकिन ये भी सोचना होगा आखिरकार नियंत्रण कैसे करें कि जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण कैसा होगा। तमाम एडवाइजरी नए लॉकडाउन 4 की कर दी गई है, लेकिन बिल्कुल इस बात के हिसाब से जो अगर ये संख्या माना है वो जाए 98 तो पहुंच जितने भी चुकी लोग है। आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अभी सवाल ये लाखों भी की है कि जो संख्या में जांच हो रहे हैं वो पूल टेस्टिंग हो रही है या फिर केवल उन्हीं को परखा जा रहा है जिनके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं। जी देखिए अवधेश, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताऊं कि अब से यानी एक सप्ताह पूर्व ऐसा देखा जा रहा है कि जो उत्तराखंड के सीमा पर पहुंच रहे थे, बॉर्डर पर लोग पहुंच रहे थे, सिर्फ नॉर्मल उनको मेडिकल परीक्षण करके उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा था। अब सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर हो गई है क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये व्यवस्था की गई है कि जो उत्तराखंड के सीमा पर पहुंचेंगे उनका मेडिकल परीक्षण करके उनको 14 दिनों तक के लिए क्वारंटीन कर दिया जाएगा। हमारे साथ बने रहिए, कुछ और अहम खबरें उस पर अगर आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। तो ये तस्वीर है कि 98 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। वहीं लॉकडाउन 4 को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने ऑरेंज और ग्रीन जोन में आवश्यक वस्तुओं के अलावा अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमाघर, बार, होटल आदि पर लगी रोक बरकरार रहेगी। अन्य दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खोला जा सकता है और शाम 4 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो सभी दुकानें खुलेंगी, लेकिन कुछ गाइडलाइंस हैं। और ग्रीन और ऑरेंज जोन क्या है ये हम आपको बताते हैं कि क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा। ये तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं। तो ऑरेंज जोन में अल्मोड़ा है, ग्रीन जोन में हरिद्वार है जो पहले रेड जोन में हुआ करता था। तो ग्रीन जोन वाले बेहतर छूट की उम्मीद कर सकते हैं। ऑरेंज और रेड में स्थिति बहुत ज़्यादा छूट वाली नहीं रहेगी। ऑरेंज जोन में देहरादून है, वहीं ग्रीन जोन में बागेश्वर है। ऑरेंज जोन में नैनीताल है, तो ग्रीन जोन का हिस्सा चंपावत है।
तो चंपावत को निश्चित तौर से बेहतर राहत मिलेगी। ऑरेंज जोन में पौड़ी गढ़वाल है, वहीं पिथौरागढ़ ग्रीन जोन में है। उधम सिंह नगर को ऑरेंज जोन में रखा गया है, जबकि रुद्रप्रयाग ग्रीन जोन में है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तरकाशी की तो ऑरेंज जोन में है, वहीं ग्रीन जोन में टिहरी गढ़वाल इस वक्त है और अल्मोड़ा ऑरेंज जोन में है, जबकि हरिद्वार ग्रीन जोन में रहेगा। और विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। विनोद, अगर हम बात करें नई गाइडलाइंस की तो क्या कुछ कहा गया है, कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन कौन से सेक्टर की दुकानें खुलेंगी और क्या कुछ उसके लिए नियम तय किए गए? देखिए राजीव, ये भी है जिस तरीके से अब ये लॉकडाउन 4 की एडवाइजरी केंद्रीय मंत्रालय की ओर से जारी की गई थी, उसके अनुपालन में राज्य सरकार ने अपनी नई गाइडलाइन जारी की है। पूर्व की भांति जिस तरीके की गाइडलाइन थी, अधिकतर तो ऐसे ही हैं, लेकिन अब जिस तरह से अब संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है कि तो सख्ती जरूर राज्य सरकार की ओर से पेश करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को बोला गया है। और जिस तरह से स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान और मॉल, मल्टीप्लेक्स, तमाम ये बड़े बड़े जो संस्थान पूर्व से ही लॉकडाउन 3 में बंद थे, तो वो ही गाइडलाइन यहाँ पर रखी जाएगी। और ऐसे में दुकान तो सभी खुलेंगी, जो 7 बजे से शाम 7 बजे का समय दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार के पास अधिकार है कि वो जैसे 4 बजे तक ही दुकान खोल सकते हैं। हालांकि समय केंद्रीय एडवाइजरी के हिसाब से 7 बजे का है, लेकिन अब अधिकार राज्य को दे दिया गया है, तो वो अपने हिसाब से अब खोलने की अनुमति दे सकते हैं। लिहाजा गढ़वाल और कुमाऊं के जनपदों को अलग अलग जोन में रखा गया है। पूरे उत्तराखंड में अब रेड जोन कहीं नहीं है, ग्रीन और ऑरेंज जोन में तमाम जनपदों का बंटवारा कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो कोरोना मुक्त हरिद्वार परसों ही हुआ था, अब वो ग्रीन जोन में आ चुका है और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब तमाम एडवाइजरी को फॉलो करने की बात यहाँ राज्य सरकार कह रही है कि अगर सख्ती से पालन नहीं करता है कोई, तो तमाम कार्रवाई करने के लिए भी तैयार रहे। और ऐसे में ऑड इवन फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग कर दिया गया है। आज पहला दिन है, आज ऑड इवन के रूप में यहाँ पर अब तमाम व्हीकल्स चलेंगे। हालांकि ये भी देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन 4 की भी धज्जियां यहाँ पर उड़ाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब सख्ती जरूर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारियों को बरतनी होगी, क्योंकि अब स्थिति राज्य की कुछ और है, क्योंकि लगातार प्रवासी उत्तराखंडी उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, स्थिति बिगड़ रही है और लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। और मैं ये भी बताऊँ अवधेश कि लगातार उत्तराखंड में जितने भी देश के अलग अलग हॉटस्पॉट है, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या सूरत है, अहमदाबाद है या फिर जयपुर है, ये तमाम देश के ऐसे हॉटस्पॉट है जहां पर भारी संख्या में लगातार इजाफा कोरोना मरीजों का हो रहा है। तो तमाम ऐसे बिल्कुल, लेकिन विनोद एक सवाल और भी है कि लॉकडाउन 4 आ गया, नई गाइडलाइंस आ गई, लेकिन और तमाम पहले चरण की बात करें, दूसरे चरण की बात करें, तीसरे चरण की बात करें, हर बार जनता बहुत बड़ा चैलेंज इस लॉकडाउन के लिए बनी रही, जिसका जहां मन हुआ लोग निकल गए और जुर्माना लगाने पर मामले दर्ज करने के बाद में नहीं माने। क्या इस बार सख्ती से निपटा जाएगा उनसे, क्योंकि लोग कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। राजधानी देहरादून से भी वो तस्वीरें आती हैं। देखिए अवधेश, सबसे पहले हमने यही प्रश्न शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक से पूछा था कि आखिरकार अब लगातार संख्या बढ़ रही है तो चुनौती क्या होगा। उन्होंने सिर्फ यही बताया कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में संख्या बढ़ रही है, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए, वो राज्य सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही साथ जिस तरह से लॉकडाउन 4 का आगाज हो चुका है, उसके अनुपालन में अगर लोग उल्लंघन करते हैं तो सख्ती जरूर अब बरतने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं जिला और पुलिस अधिकारियों को। लेकिन ये भी सोचना होगा अवधेश कि लगातार जब इस तरह की स्थिति राज्य में हो रही है तो लोग ऐसे में अनावश्यक रूप से घूमने के लिए निकल रहे हैं। हालांकि जरूरी सामान खरीदने का बहाना करके लोग जाते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से घूमते हैं। ये एक संकेत भी होता है कि राज्य की स्थिति बिगड़ने वाली है लोगों को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। तमाम इतने ऐसे ही एहतियात बरतने के लिए, अनुपालन सख्ती से कराने के लिए राज्य सरकार ने तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अगर कोई लॉकडाउन 4 का उल्लंघन करता है तो सख्ती से पेश आए। और पूर्व में भी यानी लॉकडाउन 3 में भी लगातार बहुत से ऐसे मामले रहे हैं जिसमें पुलिस की त्वरित बिल्कुल। एक चीज और विनोद आप समझना चाहेंगे संक्षेप में कि जो लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और ये बात भी स्पष्ट हो गई कि जो प्रवासी हैं वो उनमें कोरोना संक्रमण ज्यादा मिल रहा है।
ऐसे में उनकी मॉनिटरिंग कैसे करें, क्योंकि तमाम जगहों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को किया तो होम क्वारंटीन किया जाता है, लेकिन वो पूरे गांव में घूमते हैं, पूरे मोहल्ले में घूमते हैं और रिश्तेदारों के यहाँ भी चले जाते हैं। ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही वजह है कि अवधेश जैसे जैसे उत्तराखंड की सीमा जिस तरह, हालांकि अंतर्राज्यीय सीमा तो सील है, लेकिन जब उत्तराखंडी प्रवासी उत्तराखंड की सीमा में पहुंच रहे हैं तो ऐसा पहले पूर्व में देखा गया कि उनको नॉर्मल मेडिकल परीक्षण करा के उनके गंतव्य तक भेजा जा रहा था, लेकिन वो अपने गंतव्य के गए और 14 दिन के बाद में उनमें सिम्टम्स आए कि उनमें कोरोना की पुष्टि हुई। ऐसे में करीब सैकड़ों लोगों से वो मिले। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि जो लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं सीमा पर ही उनको रोक लिया जाए, तमाम मेडिकल परीक्षण हो, जांच रिपोर्ट आए, सैंपल्स लिए जाए, उसके बाद ही क्वारंटीन करने के बाद ही उनको उनके स्थानों तक भेजा जाए। क्योंकि यही वजह है कि अगर हम मेडिकल परीक्षण तो करा रहे हैं तो रिपोर्ट तो एकदम से नहीं आ पाएगी, उसमें भी समय लगता है। ऐसे में एहतियात के जरिए ही देहरादून को आते हैं या फिर पूरे उत्तराखंड को रेड जोन में जाने से बचाया जा सकता है। शुक्रिया विनोद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। और इस वक्त की अहम खबर का रुख करते हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन रवाना हो गई है। मणिपुर के 400 लोगों को लेकर यह ट्रेन रवाना की गई है। नॉर्थ ईस्ट के लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए थे। यात्रियों को खाना देकर रवाना किया गया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत इस सफर में ना हो। तो ये एक बड़ी खबर और अच्छी खबर, क्योंकि जो तमाम कारोबार था वो बंद हो गया था। एबीपी गंगा ने प्रमुखता के साथ इन लोगों की मजबूरी को दिखाया था कि कैसे ये लोग परेशान हैं, जो नॉर्थ ईस्ट से आकर उत्तराखंड में रह रहे थे, काम कर रहे थे। और बड़ी खबर यह है कि देहरादून रेलवे स्टेशन से पहली पैसेंजर ट्रेन रवाना कर दी गई है। मणिपुर के 400 लोगों को लेकर ट्रेन रवाना हुई। यात्रियों को खाना देकर रवाना किया गया है। और बड़ी खबर पिथौरागढ़ से भी है। आपसे विवाद में युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोनाकोट के गांव कटियानी का ये पूरा मामला है। तो ये इस वक्त की अहम खबर। पिथौरागढ़ में आपसी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि गोली चल गई। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मोनाकोट के गांव कटियाना का ये पूरा मामला है। और देहरादून में अब सिर्फ 4 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। आज़ाद नगर इलाके को भी कंटेनमेंट जोन से बाहर किया गया है और जिले में 11 कंटेनमेंट जोन बन गए थे। अब देहरादून में 1 और ऋषिकेश में 3 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। तो देहरादून में अब केवल 4 कंटेनमेंट जोन रह गए हैं। ये एक अच्छी खबर है, राहत की खबर है। लगातार इनकी संख्या घट रही है। जो हॉटस्पॉट इलाके हैं उनकी संख्या घट रही है। 7 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से मुक्त कर दिया गया है। इनमें उसमें कोई भी नए केसेस फिर नहीं आए हैं, इसलिए उसको आज कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। अब जनपद के अंदर 11 में से 7 कंटेनमेंट जोन्स जो थे वो क्लियर किए जा चुके हैं। अब 4 कंटेनमेंट जोन बचे हैं, जिसमें से 1 देहरादून में है और बाकी 3 जो है वो ऋषिकेश नगर निगम। काशीपुर का गुलाड़िया और रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके तहत दोनों स्थानों में कई प्रतिबंध लागू रहेंगे। दरअसल गुलाड़िया में कोरोना संक्रमित युवक के मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। एरिया है हमारे काशीपुर तहसील के अंतर्गत गुलाड़िया ग्राम और जसपुर तहसील के अंतर्गत रायपुर ग्राम। इसमें कंटेनमेंट जोन जो बनाया गया है उसमें बैरिकेड्स वगैरह कर दिया गया है। इसमें मैजिस्ट्रेट, डॉक्टर और पुलिस अधिकारी की इसमें नियुक्ति कर दी गई है। इसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय का कल इसमें आदेश आ गया। उस आदेश के क्रम में जो एसडीएम है यहाँ काशीपुर और जसपुर, उनके द्वारा इसमें विभिन्न विभागों की जो टीमें रखी हैं वो लगा दी गई है। पुलिस सुरक्षा इसमें व्यवस्था की जा रही है। बागेश्वर में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। बिलौना वार्ड 1 में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। प्रवासियों की छोटी गाड़ियों में घर भेजा गया, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। तो ये एक परेशान करने वाली तस्वीर है। हालांकि प्रवासियों को भेजा गया ये अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया, ये एक परेशान करने वाली स्थिति। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं।
तो बागेश्वर के बिलौना वार्ड नंबर 1 में प्रशासन ने लापरवाही कर दी। प्रवासियों को छोटी गाड़ियों में घर भेज दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो एकदम से नहीं रखा। और इस वक्त बड़ी खबर ऋषिकेश से है, जहां पर एम्स में बड़ी लापरवाही हुई। संदिग्ध मरीज को आइसोलेट नहीं किया गया, मरीज का सैंपल लेकर उसे घर भेज दिया गया और मरीज की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मुंबई से ये व्यक्ति लौटा था, उत्तरकाशी का रहने वाला है। तो इस तरीके की लापरवाही उत्तराखंड पर बहुत भारी पड़ेगी और एम्स में इस तरीके की लापरवाही हो, इसकी उम्मीद तो कम से कम नहीं की जा सकती, लेकिन लापरवाही हुई है। तस्वीर सामने आ चुकी है। संदिग्ध मरीज को आइसोलेट नहीं किया गया था, सैंपल लेकर उसे घर भेज दिया गया और अब जब रिपोर्ट आई है तो पता चला कि वो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, मुंबई से लौटा था। अब अंदाज़ा लगाइए कि कहां कहां ये व्यक्ति गया होगा और किससे किससे मिला होगा और संक्रमण कितने लोगों में फैला होगा। और नैनीताल हाईकोर्ट ने कूड़ा फेंकने और थूकने जैसी सामाजिक बुराइयों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार के स्वास्थ्य और शहरी विकास सचिव ने 26 मई तक एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ता अभिजय नेगी की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। टोटल उत्तराखंड में 100 अर्बन लोकल बॉडी हैं और इन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ में से 39 ऐसी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिन्होंने 0 चालान इकट्ठे करे हैं, यानी कि नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, नगर निगम उत्तराखंड के एंटी स्पिटिंग एंटी लिटरिंग एक्ट के तहत कोई ठोस कार्यवाही कोरोना से पहले भी नहीं कर रहे थे, यानी कि इनका कोई बुनियादी ढांचा इस एक्ट के तहत कोरोना से लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है। और रुड़की के झबरेड़ा में नगर पंचायत की तरफ से सैनिटाइजेशन किया गया, मगर जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान कर रही हैं। सैनिटाइजेशन के नाम पर खानापूर्ति होती दिख रही है। जिस तरह से सैनिटाइजेशन किया गया उससे सवाल ये है कि क्या इस तरह से कोरोना का वायरस मर जाएगा। साथ ही हैरानी की बात यह भी है कि नगर पंचायत के कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। ट्रैक्टर चालक ने तो मास्क तक नहीं पहना। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस तरह से सरकारी पैसे को क्यों बर्बाद किया जा रहा है। आप तस्वीर देखिए और इतनी बेफिक्री किस हद तक खतरनाक हो सकती है। तो देखिए सैनिटाइजेशन के नाम पर क्या हो रहा है। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है और हाईटेक मशीन की आप हालत देखिए कि क्या यहाँ पर सैनिटाइजेशन हो पाएगा, किस स्तर पर हो जाएगा। बस सरकारी पैसे की बर्बादी है और न एहतियात है न क्वालिटी है। हालांकि खानापूर्ति ज़रूर जारी है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि बैटरी की दुकान है जिसमें आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए तस्वीर आपके सामने, बैटरी की दुकान बताई जा रही है, एकदम से इसमें भीषण आग लग गई। हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके की तस्वीर है और काफ़ी तेज़ आग थी। बताया जा रहा है कि बैटरी की दुकान थी और शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि जो स्थानीय लोग थे वो भागे और उन्होंने आग को बुझाने की कोशिश की। और बड़ी खबर देहरादून से है। औद्योगिक क्षेत्र में कंपनी में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। थाना पटेल नगर की घटना है। आसपास के घरों को खाली कराया गया। खाने का तेल बनाने वाली कंपनी में ये आग लगी है। तो देहरादून में भी आगजनी की घटना सामने आई, जहां पर औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में आग लग गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची हैं। थाना पटेल नगर की घटना है। आसपास के घरों को खाली करा लिया गया है और खाने का तेल बनाने वाली कंपनी में ये आग लगी है। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। रुड़की के झबरेड़ा में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर मारपीट और फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स को गोली लग गई।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल ग्रामीणों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति के पैर में गोली मारे जाने की घटना प्रकाश में आई है, जिस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जांच कराई जा रही है। पूरे घटनाक्रम कैसे कैसे घटित हुआ, कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तब इस बीच उपचार के लिए जो घायल व्यक्ति है राशिद, उसे अस्पताल भिजवाया गया है। काशीपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में 8 आरोपियों में से 4 की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है कि झगड़े की सूचना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान कांस्टेबल नरेंद्र मेहता के साथ मारपीट हुई थी। तो पुलिस पर हमले के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि काशीपुर में पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। 8 लोग वांछित हैं, हालांकि 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बाकी 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि झगड़े की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और इस दौरान कांस्टेबल नरेंद्र मेहता के साथ मारपीट की गई। 8 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 4 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 4 अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने एक युवक का शव आम के बाग में पड़ा देखा। बताया जा रहा है कि युवक की गोली मारकर हत्या की गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक की पहचान आरिफ के रूप में हुई। कॉर्बेट नेशनल पार्क में शिकारियों से निपटने के लिए एसओजी टीम का गठन किया गया है। यह टीम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के सभी क्षेत्रों में नजर रखेगी। टीम में पूर्व सैनिकों को भी जगह मिली है। कॉर्बेट नेशनल पार्क लॉकडाउन के चलते भी बंद है और शिकारी लगातार कॉर्बेट नेशनल पार्क में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वन्य जीवों को निशाना बनाया जा सके। देखिए रामनगर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इस टीम को खुद कॉर्बेट नेशनल पार्क के निदेशक लीड करेंगे। रामनगर टाइगर रिजर्व प्रभाग और कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग दोनों में अलग अलग एसओजी गठित है, तो इनको पूरी तरह से रिवैम्प किया जा रहा है और एसओजी में इनकी आवश्यकता के हिसाब से अतिरिक्त इसमें स्टाफ एक्स आर्मी मैन भी इसमें तैनात किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अग्रिम आदेशों तक एसओजी का मुख्यालय जो है उसको कालागढ़ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि विगत कुछ समय से लगातार कुछ अवैध शिकारियों के लगातार उस एरिया में प्रेजेंस की बात आ। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही है हमारे साथ।